अब देखो, अब हम नेल्सन इक्वेशन को इलेक्ट्रोड के लिए अप्लाई करते हैं। मान लिया जाए कि एक रिडक्शन प्रोसेस चल रही है और इस तरह से सॉल्यूशन का जो आयन है वो रिड्यूस हो रहा है। हम QC क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। चूंकि प्रोडक्ट सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में जो एक्टिव मास है वो यूनिट में होता है अर्थात इकाई होता है, 1 होता है। तो हम इसको हटा देंगे तो हमारे पास ये बचेगा। अब हम 25 डिग्री पर अगर इक्वेशन यूज करें नेल्सन इक्वेशन, तो हमारा ये इक्वेशन होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखें, ये है रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं। और वैल्यू रखी और आपने इसको, तो ये इक्वेशन बन गया एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है। E स्टैंडर्ड m प्लस अपॉन m प्लस 0.0591 अपॉन n log ये आयन की कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब है कि अगर हम इसको या हम इसी को किसी अदर टेम्परेचर पर लें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी को हटा के मैंने ऐसा लिख दिया। तो ये इक्वेशन हो या ये इक्वेशन हो, अगर हम मतलब हम इसका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देखें तो ये है y c प्लस mx। तो इसका मतलब है कि log n प्लस aqueous मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में ग्राफ है। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका स्लोप आप देख रहे हैं 0.0591 अपॉन n, या फिर इस तरह से इसके बराबर है। यहाँ हम और लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को देख के सीधा पता चल रहा है कि जैसे ये जो वैल्यू है अगर इंक्रीज होगी कब? जब टेम्परेचर इंक्रीज हो या मोलर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो। मतलब है कि विलयन का तापमान बढ़ाने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, या इसकी जो आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज होगा। लेकिन अगर n इंक्रीज होगा अर्थात जो रिएक्शन चल रही है इलेक्ट्रोड रिएक्शन में, अगर उसमें ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आता है तो ये डिक्रीज होगा। तो इस तरह से हम वेरिएशन बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम कोई गैसियस इलेक्ट्रोड लेंगे तो उसका प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है, उसे भी हम देखेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। तो इस तरह से ये इफेक्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा स्टैंडर्ड मतलब सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा लेना है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप इस इक्वेशन को लिखें। अब मान लिया जाए कि नेल्सन इक्वेशन को हम एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन दे रहे हैं और वो कौन सी है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। मतलब वहां पर ये इसकी तरह वर्क कर रहा है एनोड की तरह। तो इस तरह से सॉलिड जो इलेक्ट्रोड था वो ऑक्सीडाइज हुआ एक्वस आयन में। तो इसका जो QC है वो ये आएगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड को तो हम हटा देंगे 1 मान के। नेल्सन इक्वेशन यूज करेंगे तो हमारा इक्वेशन ये बन जाएगा। इसका मतलब है सीधा सा दिख रहा है कि जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने से या जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है उसको इंक्रीज करने से डिक्रीज होगा। क्योंकि ये वैल्यू बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो ये घटेगी। तो इस तरह से, लेकिन n की वैल्यू बढ़ेगी तो ये इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये अपॉन में। अब आता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये इक्वेशन है y -mx + c का। तो ये ग्राफ बन जाएगा जिसका इंटरसेप्ट आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर है, स्लोप इसके बराबर है। और सिंपली हम ये कह दें कि किसी भी इलेक्ट्रोड का उसी कंडीशन टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन की कंडीशन पर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसके रिडक्शन पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू के बराबर होता है। मतलब हम जो भी वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका क्या निकलाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब एक इलेक्ट्रोड का अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया जाए दी गई कंडीशन टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन में, तो उसी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। तो अभी हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, तो आप इसे नोट करें। अब देखो नेल्सन इक्वेशन को हम किसी सेल के लिए यूज करें। मान लिया जाए कि ये एक सेल रिएक्शन है जिसमें ये है रिएक्टेंट आयन और ये है प्रोडक्ट आयन, ये इलेक्ट्रोड हो, ठीक है।
तो हम जानते हैं कि QC केवल एक्वस कंडीशन में जो आयंस हैं उन्हीं से लेंगे। ये तो सॉलिड है तो इनका जो एक्टिव मास है वो 1 हो गया, 1 1 हो गया। तो इस इक्वेशन ये है हमारा नेल्सर्ट इक्वेशन। QC की वैल्यू यूज कर दी, हमारा ये इक्वेशन बन गया नेल्सर्ट इक्वेशन। किसी भी टेम्परेचर कंडीशन में कैलकुलेट कर सकते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगा। ये एक वही है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है। C और माइनस mx प्लस ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम कैसा लिख सकते हैं कि y इक्वल टू माइनस mx प्लस c हमारा ये है ई स्टैंडर्ड सेल, n की वैल्यू ये हो गई और x का ये लॉग कंसंट्रेशन ये लॉग QC। तो इस तरह से लॉग QC और सेल के बीच में ग्राफ है तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका स्लोप आप देख रहे हैं इसके बराबर है। या हम ऐसा भी ले सकते हैं कि जो हमारा स्लोप है वो है माइनस 2.303 RT अपॉन NF। समझ गए ना, इसका भी वैल्यू भी बराबर है। और इंटरसेप्ट को आप देख ही रहे हैं कि वो ई स्टैंडर्ड सेल के बराबर है। अब आता है कि सेल जो पोटेंशियल है वो कब इंक्रीज होगा। तो सीधी सी बात है कि ये वैल्यू जो है ये वैल्यू अगर छोटी हो जाए, डिक्रीज होती है तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि ये या ये मतलब है कि रिएक्टेंट आयन कंसंट्रेशन, समझ गए ना, रिएक्टेंट आयन कंसंट्रेशन का मतलब है N+। ये अगर इंक्रीज होती है या फिर N इंक्रीज होता है तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा क्योंकि ये डिक्रीज हो जाएगा। और सेल पोटेंशियल कब डिक्रीज होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी या फिर ये कंसंट्रेशन, मतलब ये कौन सी कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाए या फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, दोनों कंडीशन में सेल पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो इस तरह से आप ये फैक्टर बता सकते हैं, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, इस इक्वेशन को अगर हम नेल्सर्ट इक्वेशन को डैनियल सेल या कोई भी एक गैल्वेनिक सेल दे रखा है और उसके लिए हमें अप्लाइड करना है, तो सबसे पहले आपको जो भी सेल लिख के दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन किया गया है, उस फॉर्मुलेशन या रिप्रेजेंटेशन के बेस पर आप इलेक्ट्रोड रिएक्शंस लिखें। जैसे इसमें जिंक का एनोड है और यहाँ पर ये क्या है, कैथोड है। आपने दोनों की रिएक्शन लिख ली, रेडॉक्स रिएक्शन टोटल ये हुई। QC हम यहाँ केवल प्रोडक्ट आयन कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट आयन कंसंट्रेशन से लेंगे, सॉलिड स्पीसीज को हटा देंगे, ठीक है। N की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2। और मान लिया जाए 25 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर ले रहे हैं, तो आपको क्या नेल्सर्ट इक्वेशन लिखनी है, तो ये हो जाएगा E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log Zn, मतलब QC की वैल्यू रख दी। ई स्टैंडर्ड सेल कैसे निकालोगे, तो हम जानते हैं कैथोड में से एनोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें इस तरह से माइनस करके या इनके डिफरेंस से लेना है, जो आपको क्वेश्चन में ये वैल्यूज दे दी जाती है। अब आता है कि इनकी कंसंट्रेशन क्या हुई, मोलर आयन कंसंट्रेशन। तो ध्यान रखें ये जो कंसंट्रेशन है यही इनकी आयनिक कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि जिंक सल्फेट का जो आयोनाइजेशन है, तो जितना जिंक सल्फेट उतना ही जिंक आयन बन जाएगा, क्योंकि ये सॉल्ट है, कंप्लीट आयोनाइज्ड माने जाते हैं। ऐसे ही कॉपर से बन जाएगी। बस अब आपने जो कंसंट्रेशन थी उनकी QC मतलब इनकी आयनिक कंसंट्रेशन की जगह पुटअप कर दी, इस तरह से ये इनकी कंसंट्रेशन हो गई। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो इस तरह से log 2 की वैल्यू ले लें और ये वैल्यू पता होगा ये निकलाएगा। इस तरह से कोई भी आपको सेल दे दिया जाए, पहले आप उसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शंस लिखें, फिर टोटल से उसकी रिडॉक्स रिएक्शन निकाल दें और फिर आपकी आयनिक कंसंट्रेशन को यूज करना। ध्यान रखें अगर यहाँ कोई नंबर मल्टीप्लाई है या यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई है, मतलब कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो वो इनकी आयनिक कंसंट्रेशन के जो मोलर आयनिक कंसंट्रेशन है या एक्टिव मास है वो इनकी पावर के फॉर्म में आएंगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए होंगे। मान लीजिए अगर आपको एक इलेक्ट्रोड लिख दिया गया ऐसे, ये कंप्लीट सेल नहीं है, इसमें ये दे रखा है जिंक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल, तो आपको इसमें अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो आपको क्या करना है, रिडक्शन रिएक्शन ही लिखनी है। अगर यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा होता तो आप उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेस पर ऑक्सीडेशन लिखते। तो मैंने यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल है इसलिए मैंने रिडक्शन लिखा, तो ये इक्वेशन बन गया इसका।
और आगे बढ़ा दें, अगर हम जिंक आयन को ऊपर कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। बस हमें ये जिंक आयन की कंसंट्रेशन पता हो, जैसे यहाँ पर दे रखी है आपको जिंक आयन की कंसंट्रेशन, तो आप उसको यूज कर दें 0.01, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब अगर आप इसे और आगे यहाँ पर ले लें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ ले लें तो हो जाएगा -0.76 प्लस 0.0591 अपॉन 2 log, और यहाँ कितना हो जाएगा -10⁻², क्योंकि आपके पास ये है तो 10⁻², या और 0.76 प्लस 0.0591 अपॉन 2 -2 log 10। log 10 की वैल्यू ये हो जाएगी 1 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बस आप इसको सॉल्व कर लोगे तो बन जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो इस तरह से मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल में अप्लाई करना बता दिया। ये है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में भी चेंज कर सकते हैं इस तरह लिख के, या हम जानते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है तो रिडक्शन पोटेंशियल लेके और माइनस करके कैलकुलेट कर दें, तो आप इसे लिख लें। अब मान लो हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लें और वो कैथोड की तरह वर्क करता है, तो ये रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन होगा। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होगा, तो नेल्सन इक्वेशन यूज करें तो हम इस तरह से यहाँ पर जाएगा PH2/H+ और ये 0 हो गए तो ये हो जाए, और आगे कर दें तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन बन गया -0.0591 ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, इस तरह से log PH2 1/2 प्लस PH। इस इक्वेशन से किसी भी प्रेशर में और किसी भी pH पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो भी रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर pH2 180 m हो जाए तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसी को अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब है कि pH अगर इंक्रीज होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा, जबकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन का इंक्रीज होगा। मैं इस रिलेशन को इस तरह भी निकाल सकता हूँ, एनोड को ऑक्सीडेशन करा दें, इसका इक्वेशन बनाएं तो हमारे पास ये नेल्सन इक्वेशन बनेगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, हाइड्रोजन के लिए पर्टिकुलर, उसमें भी 180 हम मान लें तो इस तरह से, तो यही रिलेशन यहाँ पे भी। तो इस तरह से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड्स के लिए नेल्सन समीकरण जो है, नेल्सन इक्वेशन बताई, सेल्स के लिए बताया। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इतना आप समझें, मैं समझता हूँ आपको एक एक चीज़ क्लियर समझ में आ जाएगी। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।